से जुड़े हमारे सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय, प्रदेश, मंडल और जिले के जिम्मेदार साथियों को मेरा सादर नमोद है। जय भीम। साथियों, आज हम लोगों ने जो जूम मीटिंग रखी है पूरे देश भर से, तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसा आज के संचालक इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा साहब ने बताया कि 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है और इस चुनाव में रिजल्ट भी आ गए। सरकार भी आज बन जाएगी शाम को 7 बजे। तो हम लोगों ने इसमें क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया से आशय ये है कि जो हम सभी जो साथी हैं, अधिकांश 90% से ज्यादा मान्यवर काशीराम साहब के द्वारा चलाए गए आंदोलन के द्वारा तैयार किए गए साथी हैं। और मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन को अगर हम एक नजर से देखते हैं तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है 1964 से। 1964 में जब पूना में मान्यवर साहब असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर थे, तो ऐसा बताया जाता है कि 12 दिसंबर 1964 को वो बिना रिजाइन किए, बिना इस्तीफा दिए और मन में ये संकल्प लेकर चले गए थे कि अब मुझे संपूर्ण जीवन साऊ फुले अंबेडकर की जो विचारधारा है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, उसके लिए लगानी है। तो 1964 से 1924 हम कोट करते हैं तो ये 60 वर्ष का समय होता है। तो इस 60 वर्ष के समय में हमने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर काशीराम साहब के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में कितनी प्रगति की थी, किस मंजिल तक हम पहुंचे थे और आज 2024 में हम कहाँ खड़े हैं, उस पर एक आत्म चिंतन कह सकते हैं हम लोग, या बहुजन चिंतन कह सकते हैं, या बहुजन समाज की दिशा और दशा और वर्तमान परिप्रेक्ष्य, ये सब भी हम कह सकते हैं। तो इसलिए सोचा गया कि सभी सीनियर साथी आज इस पे अपनी चर्चा करें, जो भी है जैसा भी है। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा गैर राजनीतिक संगठन है। हम किसी दल का समर्थन नहीं करते हैं, हम किसी दल का विरोध नहीं करते हैं। हमारा समर्थन विचारधारा को है, हमारा समर्थन विरोध विचारधारा से है। हम असमानतावादी मनुवादी विचारधारा का विरोध करते हैं और मानवतावादी समानतावादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। ये शब्द मैंने इसलिए कहे हैं मीटिंग की प्रस्तावना में ही सबसे पहले ही, कि जो भी आज विश्लेषण होगा, चिंतन होगा, चर्चा होगी, उसका तात्पर्य राजनीति से नहीं है। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन की दशा में जो बहुजनों का, महापुरुषों का मूवमेंट भारत में चल रहा है, उस पर एक नजर डालना और एक गहरी बारीकी नजर से उसका चिंतन करना, अध्ययन करना, ये इसका मुख्य विषय है। तो आज के संचालक माननीय इंजीनियर बनगोत्रा साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपनी बात, आज की कार्रवाई शुरू कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है। तो जैसा कि साहब ने प्रस्तावना में बताया है कि हमारा संगठन है जो प्योरली गैर राजनीतिक है। तो हम किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का, किसी भी देश में पार्टी है, हम किसी का ना विरोध करते हैं, ना किसी का समर्थन करते हैं। इसलिए जितने भी साथी हमारे बोलेंगे वो
सिर्फ यही बात रखें कि हम जो जो इस वक्त जो लोकसभा के चुनाव हो गए हैं और उसका रिजल्ट आ गया है, तो उसमें बहुजन समाज ने क्या खोया है और क्या पाया है, उसी पर आज हमारे बीच उसी पर चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा में जो भाग लेने वाले साथी हैं, मैं उनका नाम इतनी बार बोल देता हूँ। तो आज की जैसे अध्यक्षता हमारे माननीय धर्म प्रकाश पाटिल, तो जो पूर्व विधायक संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, मैं उनको अभिनंदन करता हूँ और उनको जय भीम करता हूँ। और मुख्य अतिथिगण हमारे जो है मान्यवर बाबूजी कालाराम पाटिल जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, मान्यवर शेषराव गांधी जी, मान्यवर लंकी जी, प्रभारी महाराष्ट्र, गुजरात, दादर हवेली, दमन दीव, मान्यवर विजयबोध जी, प्रभारी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मान्यवर तुलसीदास लखेड़, जम्मू कश्मीर, मान्यवर राम प्रसाद बोध जी, प्रभारी झारखंड, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मान्यवर शीशपाल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, और मान्यवर बी एस बिसोरिया जी, राज राजगढ़, मध्य प्रदेश। मुझे आज के वक्तागण है, तो मैं सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और हमारे संस्थापक अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, पूर्व विधायक, और हमारे किशोर जी, हमारे सहायक आचार्य अमृत बोध जी, और जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं से इस वक्त 26 साथी जुड़ चुके हैं और अभी और ज्यादा जुड़ेंगे, उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार। तो साथियों, मैं समय को नष्ट ना करते हुए जो आज के हमारे पहले वक्तागण हैं, मान्यवर बी एस बिसोरिया जी, जो राजपाट मध्य प्रदेश से है, मैं उनको सर मैं सर ये आवाज आ रही सर? आवाज आ रही सर मेरी? हेलो जी आ रही है, आ रही है, आ रही है। आ रही सर, आ रही। महाकालिक तथागत बुद्ध बाबा साहब, मान्यवर शीशपाल बोध जी, जो प्रभारी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, वो तैयार रहे। बहुजन समाज के सभी संतों गुरुओं को नमन करता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मिशन के लिए रात दिन कार्य करने वाले महापुरुषों के विचारों को नीचे धरातल पे ले जाने वाले आरबीएम के संस्थापक तो अध्यक्ष माननीय तंत्रता भारती जी, आरबीएम के कार्यवाहक पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय पद्म सिंह फौजी, आज का संचालन कर रहे रमेशचंद्र बलगोत्रा साहब, आज के सभी सम्मानित मुख्य अतिथिगण, वेबिनार में जुड़े सभी उपासकों, सभी को नमो बुद्धाय और सभी को जय भीम। आज का विषय लोकसभा चुनाव 2024, बहुजनों ने क्या हुआ क्या पाया। निश्चित तौर पे बहुजनों की जो संख्या है वो लगभग हमारे देश में बहुसंख्यक है, 80-85% के लगभग है। और जब ये इतनी बड़ी संख्या होती है तो उसका लोकसभा जो चुनाव होता है, जिसके माध्यम से नीतियां बनती हैं, सरकारें बनती हैं, नीचे तक क्रियान्वयन होता है, शासन प्रशासन जिसे चलता है, तो वो 90% 85% जनता के लिए क्या स्थिति है, वो चिंता करना का विषय है। इसको इसीलिए हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, लोकसभा लोगों की सभा कहते हैं। और ये सभी तभी साकार हो पाता है जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तभी इसका उद्देश्य पूरा होता है, लोगों की आवाज वहां तक पहुंचती है और जो सरकारें सही स्वरूप में अपने नीचे आती है। हमारे आरबीएम के संस्थापक माननीय भारती साहब, हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी, हम लोग कई बार जुड़ते हैं, उनके प्रशिक्षणों में जाते हैं, मीटिंगों में जाते हैं, तो एक बात मुख्य रूप से कहते हैं कि हमारे पुरुषों की विचारधारा है वो मानवतावादी विचारधारा है, समानता की है, स्वतंत्रता की है, न्याय की है, विज्ञानवादी विचारधारा है, सबके कल्याण की विचारधारा है। और एक दूसरी विचारधारा जो हमेशा इसको डाउन करती रहती है, प्रतिक्रांति करती रहती है, पूंजीवादी है, सामंतवादी है, अन्याय है, इसमें
करप्शन है, जिसमें जो है लोगों का शोषण है, जिसमें असमानता है, भेदभाव है। ये दोनों विचारधाराओं का कई दिनों से, यानी सिंधु घाटी से लेके और वर्तमान तक का जो संघर्ष है वो चलता रहता है। क्रांति होती है, प्रतिक्रांति होती है। तो ये जब हम इसको देखते हैं कि अभी अभी जो पिछली सरकारें रही है, जो 1952 में चुनाव हुए, फर्स्ट ये 18वीं लोकसभा थी, तो भारतीय संविधान के माध्यम से हमें जो अधिकार मिले, और उसमें जो तथागत बुद्ध की विचारधारा, समानता, शुद्धता, न्याय की विचारधारा उसमें रखी गई, और ये कल्पना की गई कि हमारे इतने वर्ग के लोगों को अधिकार मिलेंगे, उनको आर्थिक सामाजिक न्याय मिलेगा, उनको समानता के स्तर पे आएंगे। तो उसमें कहीं से कहीं तक हम आज भी बहुत दूर पाते हैं। पिछली सरकार की कोई मैं आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन जब उसको हम देखते हैं तो एक ऐसा रवैया हमें देखा कि किस तरह से एक मनुवादी विचारधारा को ज्यादा लोग डोमिनेट किया गया, जिसको ब्राह्मणवादी विचारधारा, हिंदूवादी विचारधारा, कुछ लोग उसको सनातन का भी वो पहना दिया गया। तो ये उसके माध्यम से जब हमने देखा कि संविधान, उन्होंने प्रयास किया कि संविधान को कैसे कमजोर किया जाए, उसमें आरक्षण को कमजोर किया जाए, लोग जो मध्यम वर्ग निकला है उसको जो है उसको अवसर जो प्राप्त हुए उसको कैसे वंचित किया जाए। लोकतंत्री व्यवस्था है जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया रहता है, उसको कमजोर किया गया, उसको मीडिया को पक्ष में लिया गया, विधायिका को कई लोगों को खरीदा गया, फरोख्त की गई, और प्रशासन को अपने हिसाब से उपयोग किया गया। समाज में नफरत के बीज बोए गए कई, हम देखते हैं नफरत जो है, हिंदू मुस्लिम की नफरत, जातिवाद की नफरत, पूंजीवादी सामंतवादी लोगों को अपने अपने साथ ले गए, उनके माध्यम से प्रयास किया गया। जो जो संस्थाएं ऑप्शन ही नहीं रही से, ऑडियो लाइन में ज्वाइन नहीं हो रही से, तो ज्वाइन करें अब। जो फ्री काम करना चाहिए, सबके लिए काम करना चाहिए, ईडी है, सीबीआई है, निर्वाचन आयोग है, इन सबको जो है डराने धमकाने के लिए उपयोग किया गया, ताकि लोगों की आवाज को बंद किया जा सके, लोगों में भय का वातावरण बनाया गया। और जो विज्ञानवादी सोच है हमारी, जो मानवतावादी विचारधारा की, महापुरुषों की विचारधारा की, उसके बाद रूढ़वाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद को जो है रेगुलर परोसा गया। शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में ऐसे लोग बता दिए गए विषय विचारधारा के थे, और कैसे उनको जो है सिलेबस में चेंज करा, कहीं वहां पर ऐसे लोग बिठाए, ऐसी चीजों को, काल्पनिक चीजों को वहां लागू करने का प्रयास किया गया। कई हमारे खासकर जो बाबा थे, उन्होंने क्लियर हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करी, तो किसी जिम्मेदार लोगों ने उसकी वो नहीं करी कि भाई ये गलत है, तो वो भी एक अंदर का लगा कि ये भी इनका बहुत बड़ा वो है। मीडिया के माध्यम से सुबह शाम से जब चालू करते, शाम तक मीडिया के माध्यम से झूठ परोसा गया, और जब इसी विचारधारा का किसी ने विरोध करा तो उसे कहा ये अर्बन नक्सली है, ये तो देशद्रोही है, ये तो विरोधी है। तो ये तमाम प्रकार से लोगों को जेलों में भी किया। तो इस तरह का कार्य जो कृत्य किया गया, उसे ऐसा लगने लगा, लोगों में भय हो गया, लोगों में संशय हो गई, लोगों में लगने लगा क्या आगे का क्या होगा। तो ये लोकसभा का जब चुनाव आया तो कई लोगों ने जब इसके लिए उन्होंने प्रयास करे, उन्होंने कहा कि संविधान हमारे बाधा है, संविधान हमारी दीवार खड़ी करी है, क्योंकि राजतंत्र में होता तो हम कैसे भी लागू कर लेते, लेकिन लोकतंत्र है इसमें हम कैसे लागू करेंगे। तो संविधान को उन्होंने कहा कि इसमें इतनी सीटें लाओ ऐसी जिससे हमारा बहुमत हो, जिसके मनमानी तरीके से उसमें हम परिवर्तन कर सकें, संविधान को खत्म कर सकें। संविधान खत्म करने की भी बात करी, जो आर्थिक परिषद के अध्यक्ष ने कही, कई हेगड़े जी ने करी, लोकसभा चुनाव में भी कई प्रत्याशियों ने कहा कि हमारी सीटें इसी लाना जरूरी है ताकि हमारा संविधान हम लोग बदल सकें। रात दिन एक करा उन्होंने, पैसा खूब आया, तमाम प्रकार के जो हम लोग, हमारे भारती साहब कहते हैं कि हम लोग तो ये महीने काम करते हैं, 15 दिन काटते हैं, वो तो रात दिन काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं। वास्तव में हम लोगों ने जब फील्ड में देखा तो 365 पन्ना प्रमुख बना दिए, उनकी मीटिंग ली, राष्ट्रीय से नेता है उनकी पन्ना प्रमुख तक बैठक ली। उन्होंने बड़ा मैनेजमेंट जो है बनाया कि हम कैसे ये सीटें, धनबल का उपयोग करा, लोगों में ध्रुवीकरण किया, मीडिया का उपयोग किया, ये तमाम प्रकार के जो झूठ को कार्य किया, झूठ की झूठे, ये तमाम प्रकार से जो है कार्य, जो इलेक्शन कमीशन है उसको पक्ष में लिया गया जी, कैसे प्रयास किया गया जी सीटें आ जाए और हम जो है संविधान में मनमाना तरीके से परिवर्तन कर सके। इस शंका को काफी लोगों ने भांप लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भारती साहब ने भी सबसे पहले इस चीज को भांपा और जंतर मंत्र पे प्रदर्शन किया, हम लोग उसमें उपस्थित हुए
और ये बताने की कोशिश करी, जनता तक मैसेज भेजने की कोशिश करी कि ये इसके प्रति चलना है। और ऐसी लड़ाई जो संविधान को बदलने की जो बात की जा रही है, इसको जब नहीं लड़ेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, बहुत बड़ी प्रतिक्रांति हो जाएगी। अभी धीमी प्रतिक्रांति हो रही है, लेकिन ये कड़ी प्रतिक्रांति हो जाएगी। तो लोगों में संशय होने लगा, क्या मनुवाद लागू हो जाएगा, क्या हमारी मनुस्मृति लागू हो जाएगी संविधान की जगह, क्या बाबा साहब को जो उसमें गर्व करते हैं हमारा संविधान है, बाबा साहब का संविधान है, उनके द्वारा अच्छी संविधान है, क्या वो बंद हो जाएगा, क्या उसको हम लोग नहीं कर पाएंगे, कल क्या हम गर्व नहीं कर पाएंगे। ये तमाम सारे संशय जो है लोगों में होने लगे। क्या हमारा आरक्षण खत्म होगा, क्या हिंदू राष्ट्र कुछ हो जाएगा, क्या क्या जो है नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, हमारे पास जमीनें नहीं है, व्यापार नहीं है, उद्योग नहीं है, क्या हम लोग जो है परजीवी हो जाएंगे। तो ये सभी जब नीचे तक गया तो मैसेज गया, तो लोगों ने, लोग कई जगह खड़े हुए, कई जगह खासकर यूपी का क्षेत्र में, जब उन्होंने देखा कि बाबा साहब काशीराम द्वारा स्थापित करके खड़ी करी है, उनके जो है बहुत सारे लोगों ने, हमारे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी रात दिन पहले उनके साथ काम करा है। जब वो पार्टी लगी कि ये हमारी इसमें नहीं लड़ पाएगी, बराबरी नहीं कर पाएगी, इसको नहीं रोक पाएगी, तो लोगों ने अपने जो है कहीं न कहीं दूसरा सहारा लिया और उसको रोकने का प्रयास किया। उसका ये हुआ कि माननीय काशीराम जो कहते थे कि मजबूत सरकार नहीं होना चाहिए, जो मनमानी करती है, तानाशाही करती है, तो सरकार ऐसी हो जो मजबूर हो, जो हमारे जो कोई ऐसा मनमानी कर सके उसमें। बिसोदिया जी, समय का ध्यान रखें। बस खत्म होने वाला है, तो उसमें काफी कुछ सफलता प्राप्त करी, एक मजबूर सरकार बनी। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो है देखते हैं कि आज भी ड्राइवर वही है, बस का ड्राइवर वही है, चलाने वाला वही है, और उसमें गाड़ी में ब्रेक लगी है। हम ये नहीं समझ लेना चाहिए कि जो है बहुत कुछ हमको पा लिया है, बहुत अभी भी काफी रुकावटें हैं, केवल हम कर सकने में सफल हुए हैं, थोड़े बहुत सफल हुए हैं, लेकिन ये इस तरह का अभी अभी हमें और कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। और वास्तव में जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कल भी कह रहे थे कि जब तक आप उनकी तरह 365 दिन के मिलकर काम नहीं करोगे, तो ये जो है ये कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं है। गुलामी और मनुवादी और ये बहुत सारी चीजें जो विचारधारा है उसको लागू करने में कोई देर नहीं लगेगी। तो ये चूंकि अभी हम यही कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक तो संविधान की रक्षा जो बदले जा रहा उसमें सफल हुए हैं कि इस पर रोक लगी है, लोकतंत्री व्यवस्था जो खत्म की जा रही थी उस पर रोक लगी है, सामाजिक कार्य जो बहुत सारे चीजों मुद्दे, एक मैं जो कहना चाहूँ उसमें मुद्दे हमारे महापुरुषों के मुद्दे इसमें छाए रहे, संविधान का मुद्दा छाया रहा, जाति की जनगणना का मुद्दा छाया रहा, भागीदारी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा छाया रहा। कुछ पार्टियों ने बाकायदा इसको जो है उसमें सम्मिलित किया कि माइनॉरिटी और हम को ले गए, दलितों को ले गए, पिछड़ों को ले गए, एक संगठन यानी पीडीए नाम दिया गया, संविधान को भी उसमें मीटिंगों में दिखाया गया। तो ये काफी कुछ महापुरुषों के जो मुद्दे थे वो लोगों ने अभी तक नहीं छुए थे, वो जो है इसमें लगा कि ये मुद्दे लोगों तक गए नीचे तक, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं गए नीचे तक मुद्दे गए, लोगों को समझ में आए कि वास्तव में इन्हीं मुद्दों के आधार पर सरकार बनना चाहिए, उसी आधार पर तो ये तो खोया हमने यही है कि हमारे काशीराम का साहब को बड़ा आंदोलन था, जिन्होंने बड़े पसीने से सींचा था, उनके साथ ही मिलकर सींचा था, जो अभी हम लोग के कई लोग विचार करना पड़ेगा। संगठित, शिक्षित और संघर्ष करने का जो बीड़ा है, जब तक हम नहीं उठाएंगे, जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, मिलके प्रयास नहीं करेंगे, तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो मैं हम सबको मिलके अभी तो आरबीएम के जो उसमें काम करे उस पर नोच तौर पर हमको फील्ड में मजबूती से कार्य करना पड़ेगा, तभी जो उद्देश्य है, सांस्कृतिक उद्देश्य है, शिक्षित उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य है, आर्थिक उद्देश्य है, राजनीतिक उद्देश्य है, सबकी पूर्ति हो सकेगी। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। आप थे वैसे बिसोरिया जो मध्य प्रदेश से है, तो उनका जो पूजन डाला है मैंने, तो ये देखा है कि जो जो हमारा जो पिछली सरकार थी या कोई पिछली सरकारें थी, उसमें लोकतंत्र का चीरहरण किया गया है, तो चीरहरण तो हुआ ही है लोकतंत्र का। तो लेकिन एक बात जो स्पष्ट आई है कि कोई भी सरकार जो लोगों के ऊपर नहीं है, कोई भी सरकार जो चुनकर आती है
वो लोगों से ही की जाती है और लोग सर्वोपरि है। तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो बाबा साहब ने जो हमें दिया है वोट डालने का हक, वो सबसे सर्वोपरि है। तो इसलिए जो भी जिस सरकार में भी बहुजन समाज के साथ या और चीजों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, वो नस्तानुभूत हुए हैं। और जो कांग्रेस के टाइम भी ऐसा हुआ था, और अब भी जो आपने पीछे देखा है, तो जो अपने आप को शेर समझते थे अब वो दहाड़ने वाले ही रहे हैं। तो वो नस्तानुभूत हो गए हैं, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो सबसे ऊपर है, तो संविधान को से ही देश चलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप साथी है हमारे, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि समय का ख्याल रखें। मान्यवर शीशपाल बौद्ध जी, प्रभारी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, वो अपना माइक रखें। शीशपाल बौद्ध जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि सबसे पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं और ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हुए आज की इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाओं और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जितने पदाधिकारी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती सर, सभी को मैं, भक्तगणों को, सबको नमो बुद्धाय, जय भीम कहते हुए अपनी बात रखनी शुरू करता हूँ सर। तो संचालक महोदय का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आज का विषय है 2024 के लोकसभा इलेक्शंस जो संपन्न हुए हैं, उनमें बहुजन समाज के लोगों ने क्या पाया क्या खोया, इस बारे में जो चर्चा रखी गई है उस पर मैं थोड़ी अपनी बात रखूंगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा देश जो है लोकतंत्र पर चलता है, तो हर 5 साल में हमारे भारत के नागरिकों को ये मौका मिलता है कि वो अपनी पसंद की सरकार, अपने प्रतिनिधि चुने, और जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो सरकार गठित करते हैं और वो देश का शासन प्रशासन चलाते हैं। और राज्य को कि सरकार देश को किस दिशा में ले जाना है, क्या नागरिकों को सुविधा देनी है, जो हमारे संविधान में प्रदत्त हमारे अधिकार है उनको प्रोटेक्शन करना है, संविधान के अधिकारों में अभिवृद्धि करनी है, उनका संरक्षण करना है, ये सरकार का सारा दायित्व है। क्योंकि सारा रेवेन्यू जो है वो सरकार मैनेज करती है और लोगों को उनके अपने जो हमारे संविधान में जो हमारी नीति निर्देशक तत्व दिए हैं उनके हिसाब से देश को चलाने की कोशिश करती है। तो ये नागरिकों को ये अधिकार दिया कि हर 5 साल बाद वो अपनी पसंद की चुनाव करके अपने नागरिक सांसदों का चुनाव करते हैं और वो सरकार गठित करते हैं उसके बाद। तो जैसा कि बहुजनों का जो पॉपुलेशन है वो 85% है भारत में लगभग। तो 85% का मतलब है कि ये जो हमारे शासक है, जो संसद है हमारी, वो उसमें भी 85% हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारे सांसद जो है वो चुन कर जाने चाहिए 85%। तो ये हमें मूल्यांकन करना चाहिए कि हमारी पार्टियां जो है वो 85% का, जो राजनीतिक दल है वो 85% हमारे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको अपने सांसद चुनने का मौका देती है या नहीं देती है। जब हमारे पास टिकट ही नहीं होंगे 85% लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, तो वो चुन करके कैसे जाएंगे वहां। तो पार्टियों की नीति यह है कि वो 85% हमारे रिप्रेजेंटेशन नहीं देती है, हमारे लोगों को टिकट ही नहीं मिल पाते हैं लोकसभा के, तो जिससे उनको मौका नहीं मिलता चुनाव में जाने के लिए। और निर्दलीय उम्मीदवारों का तो आजकल ये है कि उनको उनके काम के क्षेत्र में और उनके जो दूसरे हैं कि वो अपने अपने बल पर ही चुनाव लड़ करके जा सकते हैं, अन्यथा उनका चुने जाना बहुत कठिन है। तो सबसे पहले तो यही एक कमी है हमारे जो कि ये राजनीतिक दल जो है बहुजन समाज को, जो उनके रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, जो 85% है उनका पॉपुलेशन के हिसाब से उनको टिकट नहीं मिल पाते, और इसलिए वो हमारा रिप्रेजेंटेशन वो कम हो जाता है वहां पर जाकर लोकसभा में। तो ये सबसे बड़ी हमारी जो चुनाव व्यवस्था है, जो
वो मेरे को नजर आती है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं हो पाता है। दूसरी पोजीशन ये है हमारी कि जो हमारी सरकार, पिछली सरकार देख रहे थे हम उसको, हम चाहते हैं कि भाई वो हमारे पक्ष में, बहुजन के पक्ष में उसने काम किया है नहीं किया, मूल्यांकन ये भी जरूरी है। क्योंकि वो अगर हमारे हित में काम करते रहे तो हम चाहेंगे कि उसको, उसकी नीतियों को हम आगे से बढ़ाने के लिए, उनके जो जितने उनके सांसद चुने जाने हैं उनमें हम अपनी भागीदारी निभाएं उनको चुनने के लिए, या उनको हम हटाने की कोशिश करें और अपने पसंद के जो हमारी नीति है जो संविधान में दी हुई है उसके अनुसार सरकार अगर चलती है तो उन हमें ऐसे सांसदों का चुनाव करना है। तो हम देख रहे हैं कि पिछली जो सरकार थी उसने कुछ काम ऐसे किए जो संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है उनसे विपरीत है। कुछ बिंदुओं पर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा, जैसे कि लोक कल्याणकारी सरकार होनी चाहिए, ऐसा नीति निर्देशक में बताया गया है, जिसमें कि सभी लोगों को समान रूप से उनका विकास हो सके। तो ऐसी व्यवस्था सरकार चलानी चाहिए। और जितने संसाधन हैं उनका इस तरीके से विकेंद्रीकरण होना चाहिए कि सभी लोगों को उनका समान रूप से लाभ उनको मिल सके। क्योंकि सारे जितने आर्थिक संसाधन है वो सब सरकार के अंडर में आते हैं, और वो उनका इस तरीके से केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण कर सकती है कि जिससे कि सभी लोगों को, नागरिकों को समान रूप से उनका लाभ मिल सके। तो मैं देखता हूँ कि पिछली जो सरकार हुई उसमें जो है जितने आर्थिक संसाधन के जितने व्यवसाय जो एस्टेब्लिशमेंट थे, जो क्या संस्थान थी, उनका एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया गया इनका, उनको व्यक्ति पूंजीवाद की तरफ एक तरीके से बढ़ाया गया, जो कि इनका विकेंद्रीकरण करके केंद्रीकरण किया गया। तो जो सरकारी संस्थान थे उनको प्राइवेट संस्थान बना दिए गए, जिससे क्या हुआ कि उसमें रोजगार के अवसर खत्म हुए, और अवसर खत्म होने के साथ साथ ही उसमें जो रोजगार के अवसर के साथ साथ ही उसमें कुछ लोगों के हाथ में वो उनके ये सारे संसाधन हाथ में आ गए, जिससे क्या हुआ कि ये एक तरीके से ये संविधान विरोधी कदम है। मैं जो समझ रहा हूँ संविधान विरोधी कदम हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। दूसरे कुछ कुछ जो आईएएस बने हैं वो डायरेक्ट उन्होंने बिना परीक्षा लिए किए गए। तो जो भी ये भी कदम है, ये भी एक तरीके से संविधान विरोधी है, क्योंकि इस टाइप का कोई ऐसा रूल रेगुलेशन हमारे को संविधान में नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। बाकी कुछ हमारी जो मीडिया में जो खबरें आई, जो उनके कुछ राजनेताओं ने ऐसे बयान दिए कि भाई हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जबकि हमारा राष्ट्र जो है धर्मनिरपेक्ष है। तो इस तरीके की बात की गई कि हमें 400 पार सांसद चाहिए, और हम उस तरीके से वोट करेंगे कि आप भाजपा को, जो सत्तारूढ़ दल था पिछली बार, उसको ही आगे 400 से ज्यादा सीटें दिलवाएं, जिससे हम एक तरीके से संविधान को बदलने का काम कर सके और एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की गई, ऐसी अफवाह फैलाई गई। तो हमें ये इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नीति ये बनाने की कोशिश की गई कि भाई हमें ऐसी सरकार चाहिए जो संविधान की रक्षा करे, उसका संवर्धन करे, और जो जो हमारे संस्कारी जो सरकारी संस्थान है उनको इस तरीके से बेचा न जाए, जो प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जाए, ऐसी सरकार हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें मौका था ये अपने सांसद चुनने का, और उसमें हमने अपनी भागीदारी निभाने की कोशिश की गई, क्योंकि हमारे पास दो विकल्प थे। एक हमारे पास जो मेरा सभी वक्तागणों से अनुरोध है कि समय का ध्यान रखें प्लीज। जो पिछली गवर्नमेंट थी सर, उसके सांसदों को हटाने के लिए, उनका शासन 400 पार करने के लिए, उनको उनके विपक्ष में हमारे पास इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनको हमने जिताने की कोशिश करनी थी। तो हमने ध्यान दिया कि हम उसमें उनको, जो सरकार थी पिछली, उसको बदलने के लिए हमने इंडिया गठबंधन को वोट दे करके अपने सांसद चुनने थे। तो वो मौका हमारे हाथ में था, हमने उसी का पालन किया, और मेरे ख्याल 100% सक्सेस तो नहीं हुए, लेकिन हाँ काफी हद तक हम लोग उसको उसमें कामयाब हुए। उसको पूर्ण बहुमत से रोकने की हमने कोशिश की, और उसको हमने एक तरीके से गठबंधन की सरकार ही बनी है, चाहे वो भाजपा नीत बनी है या फिर जो भी है। इसलिए वो कम से कम एक तरीके से
पंगु सरकार कह सकते हैं, जो कि दूसरे बैसाखियों पर निर्भर सरकार कह सकते हैं उसको। और ऐसी सरकार ही हमें चाहिए होती, जो कि तानाशाह ना हो और उस पर कुछ अंकुश लगाया जा सके। तो हमने यही पाया है कि हमने एक तरीके से रोकने की कोशिश की जो हमारे संविधान विरोधी काम हो रहे थे, और जो जो एक हिंदू राष्ट्र बनाने की जो अफवाह फैली हुई थी और संविधान बदलने की बात कर रहे थे, वो उसको हमने रोकने की कोशिश की है। और हम कोशिश करेंगे आगे भी कि हमारे जो 85% रिप्रेजेंटेशन है, जो वो हमारे साथ सांसद चुन करके जाएं, ऐसा हमें काम करना चाहिए। और ये अपने नागरिकों को इस बारे में एक तरीके से जागरूक करना चाहिए। काफी हद तक ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो कोशिश कर रही है कि हमारे नागरिकों को एक तरीके से इस तरह की चुनाव सरकार चुने जो संविधान का पालन करे और लोक कल्याणकारी सरकार का निर्माण कर सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे शीशपाल बोध, मोहाली पंजाब से, तो आपने अपनी बात रखी। अब जो हमारे दूसरे वक्तागण हैं वो मान्यता राम प्रसाद बोध जी, प्रभारी झारखंड, पश्चिमी बंगाल, बिहार। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी सभी लोगों ने अपनी बात रखी, वो अपनी बात रखें, मुद्दे पर बात रखें और समय का ध्यान रखें। तुलसीदास संगीत, तो राम प्रसाद जी अपना माइक अनम्यूट करें। आवाज आ रही है सर हमारी? जी सर, आ रही है, हमारी आ रही है, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। तो मैं जी 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 आ तो रही मैं है। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मानव धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी और मंच संचालन कर रहे हैं हमारे इंजीनियर बनकोत्रा जी तथा देश भर से जुड़े हमारे सभी बुद्धिजीवी साथी, मैं सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूँ। आज का जो विषय है, आज का विषय है कि इलेक्शन 2024 लोकसभा का जो इलेक्शन संपन्न हुआ, उसमें हम लोगों ने या बहुजन समाज के लोगों ने क्या खोया, क्या पाया। तो मैं जो अभी तक समझ सका कि बहुजन समाज के जो महापुरुष, महामानव तथागत गौतम बुद्ध ने जिस सिस्टम के विरुद्ध, जिस व्यवस्था के विरुद्ध उन्होंने अपना अभियान शुरू किया था, और महामानव गौतम बुद्ध के अभियान से इस देश में मनुवादियों का सफाया हो गया था। उसके बाद से फिर बीच में इस देश पर मनुवादियों ने हावी हुआ, और फिर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसी मनुवादियों के, उसी सिस्टम के विरुद्ध उन्होंने अपना आंदोलन चलाया, और आंदोलन के माध्यम से, संविधान के माध्यम से मनुवादियों का जो सिस्टम था उसको खत्म करने का काम किया। लेकिन आज देश के आजादी के लगभग 75-76 साल हो गए। इसके बाद में हम सभी ने देखा कि इस देश में एक ऐसी मनुवादी ताकत का उदय हुआ 10 सालों तक, जिसने देश के सारे सिस्टम पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, कब्जा जमा लिया। और अभी जो वर्तमान में जो चुनाव हुए, इस चुनाव में मेरा मानना है कि ये मनुवादी ताकत वोट के बल पर चुनाव इन्होंने नहीं जीता है। 240 अगर एक पार्टी का वोट आता है तो वो वोट के
आम जनता के मत से वो नहीं आया है। ये देश के सारे सिस्टम को अपने हाथ में कर लिया है इन लोगों ने। आप देखेंगे कि चुनाव आयोग से लेकर जितने देश में आईएएस अधिकारी हैं, बाद बाकी जिसके जितने भी सिस्टम है, वो सभी को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। और ईमानदारी से अगर देखा जाए, ईमानदारी से अगर चुनाव हो, तो आज के डेट में जो देश की स्थिति है, आम जनता जो जिस प्रकार से इनको नकारा है, उस प्रकार से एक सीट भी नहीं आना चाहिए था। लेकिन ये सारे जो सीटें हैं, ये कहीं न कहीं सिस्टम को कब्जे में करके, कहीं चुनाव आयोग के माध्यम से, कहीं ईडी सीबीआई इन सारे सिस्टमों को इन लोगों ने जो इस्तेमाल किया, उसके माध्यम से इन लोगों ने 240 सीट जीतने में कामयाब हुए। लेकिन फिर भी ये चिंता का विषय है, 240 सीट उनको आना ये चिंता का विषय है। और दूसरे सबसे दुख की बात है, जो हम लोगों ने खोया है, बहुजन समाज का एकमात्र जो पार्टी था, बहुजन समाज पार्टी, जिसको बाबा साहब के बाद मानवर साहब ने अपना खून पसीना से इस समाज के लिए एक संगठन बनाकर एक पार्टी बनाया था, उनको अपने खून और पसीने से जीता था। और उसका आज इस देश में जो हालत हो गया है, माने एक तरह से कहा जाए कि वो जीरो पर आउट हो गया। इस पर हम लोगों को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम लोगों की जो सबसे बड़ी जो क्षति हुई है, जो हम लोगों ने खोया है, बहुजन समाज पार्टी एकमात्र समाज ऐसा पार्टी था कि जो सदन में बहुजनों का आवाज उठाता था, संविधान पर उनका ये आवाज उठाते थे। लेकिन उसको जीरो पर करना, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस तरह का जनाधार बहुजन समाज पार्टी को नहीं गिरा है। लेकिन ये का 5 या 10 सीट आ जाता है, तो कल के पेश कर सकते हैं। तो इसको ऐसा किया जाए कि इनको एक भी सीट जीतने ही नहीं दिया जाए। तो कहीं न कहीं इस पर हमको लगता है कि एक षड्यंत्र सर माइक अनम्यूट कर ले, माइक। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रसाद जी। अपना माइक अनम्यूट करें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हाँ जी, हाँ आ रही है, आने लगी जी बीच में फोन आ गया था इसके लिए। तो मेरा कहना है कि जो मधुवादी ताकत इससे बहुत तानाशाह की तरह उभर रहा था, उस पर थोड़ा विराम लगा है। लेकिन अंततः सरकार फिर उन्हीं के हाथ। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। उनके मोबाइल पे शायद फोन आ गया है, शायद ऐसे ही कुछ है। आवाज आ रही? हाँ आ रही है। जी एक फोन आ जा रहा था, इसीलिए आवाज। तो मेरा मानना है कि जो तानाशाह इसमें तीसरी बार हावी होने की कोशिश कर रहा था, उस पर थोड़ा विराम लगा है। और वो जो सरकार बनने जा रही है, आज नई सरकार बनने जा रही है, वो
ऐसा कहा जाए कि वो लंगड़ी सरकार बनने जा रही है, लेकिन फिर भी जो लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, जो लोग उनको सरकार बनवाने में भूमिका निभा रहे हैं, उनको भी थोड़ा सावधान होकर रहना चाहिए, ताकि ये मनुवादी लोग जैसे एक सांप की तरह है। एक विषैला जो सांप है वो थोड़ा जब 10 लोग को देखता है तो अपना फन नीचे कर लेता है, और जब लोग इधर उधर हो जाते हैं तो फिर अपना फन उठाने लगता है। तो वैसे सदाचार से सतर्क रखना होगा, और इस बहुजन समाज को भी सतर्क रहना होगा। हमने इस चुनाव में बहुत कुछ खोया है, पाया बहुत कुछ कम है। इसलिए इतना ही कह के मैं अपनी बात को यह एक विराम देता हूँ, और फिर से मुझे आज बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं फिर से नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान करता हूँ। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप थे हमारे राम प्रसाद बोध जी, प्रभारी जो झारखंड, पश्चिमी बंगाल, बिहार। तो उन्होंने स्पष्ट लफ्जों में कहा है कि हमने जो पाया है कि किसी भी एक पार्टी की सरकार नहीं बन रही, तो खोया हमने है कि हम जो हमारा एक बहुजन समाज की पार्टी थी, तो वो उसका अस्तित्व हमने खोया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले जो हमारे साथी हैं मान्यवर तुलसीदास लंगेट जी, जो जम्मू कश्मीर से हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत है। वो भी अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी आवाज जो उन्होंने बोलना है स्पष्ट, थोड़ा समय का ध्यान रखें। तो माननीय तुलसीदास लंगेट जी, अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, मेरी आवाज आ रही है मल्होत्रा जी? जी सर। जी आ रही है। हाँ जी। तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों और गुरुओं को नमन करते हुए आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए माननीय जनाब कर्मकांड भाटिया जी, संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, बहादुर सिंह बौद्ध जी, जालक जी, और आज के वेबिनार में जुड़े सर अपना माइक अनम्यूट करें। आज का जो विषय है कि जो शर्त रखा है, दिया है कि पिछले माननीय कांशीराम साहब ने जो आंदोलन आज से 60 वर्ष पहले शुरू किया था, अपनी नौकरी को छोड़ करके बाबा साहब फूले शाहू और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने संकल्प जो लिया था, इस देश में बहुजन की मूवमेंट को बनाया, वाम साहब के माध्यम से, DF4 के माध्यम से, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, और अरूज पर आई देश में बहुजन समाज पार्टी को नेशनल पार्टी का मकाम दिलाया, तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। देश के सबसे बड़े सूबे में 4 बार सरकार बनाई, एक बार अपने बाल भोते के और 3 बार गठबंधन के, और हर स्टेट में खाता खोल गया, MLA MP बने, बात आगे बढ़ना शुरू हुई। अब इस दौरान हमने क्या खोया क्या पाया, ये मसला है। तो मेरे ख्याल में मैं ब्रीफ शब्दों में कहूंगा, लंबे बात को नहीं करूंगा, कि मैं ये इस बार प्रचार करता हूं कि बाबा साहब से एक चूक हो गई थी कि उन्होंने अपने जीवन में
कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं बना। और जो बाबा साहब के लेफ्टिनेंट थे जिनको उन्होंने तैयार किया था, वो भी बाबा साहब के अधूरे मिशन को आगे बढ़ाने में नाकाम रहे और देश में कोने कोने तक ले जाने के बजाय तो महाराष्ट्र में ही कई टुकड़ों में बट गए, जिसको मान्यवर कांशीराम साहब ने इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने अपना एक नया मैकेनिज्म तैयार किया। उस मैकेनिज्म से पूरे देश में जो है आंदोलन को इस लेवल पर ला दिया कि तीसरे नंबर की राजनीतिक पार्टी बन गई। अब सारी जो जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन है, आर्थिक परिवर्तन है, ये सारे के सारे परिवर्तन जो है राजनीतिक परिवर्तन, ये सारे राजनीति के द्वारा होते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पावर, बाबा साहब ने, कांशीराम साहब ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विद मीटमेंट ऑफ पोजीशन बिरला। ये राजनीति की ऐसी पावर है जिसके द्वारा हम हमारे दरवाजे जो है खुल सकते हैं। तो वो पावर जो है वो हासिल करने के लिए उन्होंने वो रास्ता हम बाहर कर दिया और उन्होंने अपने जीवन में उत्तराधिकारी भी बना दिया मानवर कांशीराम साहब। अब जो है ये जिम्मेवारी बन जाती थी कि उस कारवां को हम आगे ले जाएं। तो अब जो मैं बड़े दुखी हृदय से ये बात कह रहा हूं, हम कोई दिली तौर पर जो है वो खुश नहीं है, हमारा हृदय बहुत दुखी है। खासकर जिन लोगों ने इस मूवमेंट में काम किया है, जिन लोगों ने अपना जीवन दिया इसमें, वो इस वक्त बड़े दुखी हैं और दुखी हृदय से वो अपना दुख भी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। अब चूंकि ये मामला जो है सेंट्रल लीडरशिप को करना कि वो कैसे उस कारवां को आगे बढ़ाते। मैं ये समझता हूं कि उस कारवां को आगे बढ़ाने में वो हमारी जो जिन लोगों की जिम्मेवारी कांशीराम साहब ने लगाई थी, जिनको जिम्मेवारी दी थी, वो उसमें फेल हो गए और हमने खोया ही खोया है, पाया कुछ नहीं। तो इससे बड़ी निराशा और क्या हो सकती है। अब जो है एक आदमी जो है, कुछ बहुत सारे लोग जो है जो इस विचारधारा को टो करते थे, उन्होंने भी संपर्क करने की कोशिश की हमारे नेता से, लेकिन उनको मिलने का समय नहीं दिया गया। बहुत सारे ऐसे नेता जो इस अम्बेडकर विचारधारा को आगे बढ़ाने में सहयोग देना चाहते थे, उन्होंने मिलने की कोशिश की, लेकिन उनको मिलने का समय नहीं दिया गया, उनको आगे मूवमेंट को आगे बढ़ा। हाँ, इसके बजाय जो है ये जो पुराने साथी जो थे, जो कमिटेड लोग थे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो ये एक सेटबैक हुई है। ये जो रियलिटी जो है उसमें हमें एक्सेप्ट करने में कोई इनकार नहीं करना चाहिए। तो ये अब ये जो एक लहर बनी थी कि 400 पार, तो उसके बाद जो है कुछ लोगों ने, मैं ये कह रहा हूँ तो सेमी डियालॉजिस्ट कुछ जो है, जो पूरी तरह कमिटेड नहीं है, सेमी डियालॉजिस्ट हम कह सकते हैं। जैसे कुछ पार्टियां ऐसी जो है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आपके सामने ही है सबके, तो उनके जो है थोड़ा सा प्रयास से जो है अब इसको जो है मनोवादी विचारधारा की वाली पार्टी, जो इस देश में संविधान, जिनको इस देश में संविधान से खतरा था, देश की लोकतंत्र को खतरा था, और देश में जो है, जैसे मैं ये कह सकता हूँ, राइट फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू टू अटल बिहारी वाजपेयी 74 पब्लिक सेक्टर क्रिएट किए गए, जिनमें आम लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ, नौकरी मिलना शुरू हुई, जिसमें रिजर्वेशन द्वारा SC ST OBC को लोगों को भागीदारी मिली। इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों को नेशनलाइज किया, जो प्राइवेट बैंक थे,
और जब वो बैंक नेशनलाइज हुए तो नेशनलाइज बैंकों में रिजर्वेशन के द्वारा हमारे लोगों को भी जो है वो हिस्सेदारी मिलने लगी। तो सबसे बड़ा जो प्रहार किया है ये पिछली सरकार ने, जो पिछले 10 साल में, कि उन सारे के सारे जो पब्लिक सेक्टर थे उनको प्राइवेट हाथों में दे दिया। यानी इनडायरेक्ट जो है वो रिजर्वेशन के ऊपर टैक्स हुआ, और जो लाखों को लोग जो 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, तो नौकरियां देने के बजाय करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया गया। और बैंकों को 10 बैंकों को खत्म करके मर्ज करके उनको जो है उनमें जो मुलाजिम थे उनसे भी रोजगार छीना गया। और जो आने के लिए जो है वो जो एक किस्म का इंटरेस्ट जो है रिजर्वेशन पर टैक्स हुआ कि आगे से वो अब प्राइवेट जिसके हाथ में है वो नौकरी दे ना दे उसके पर निर्भर करता है। तो लिहाजा रिजर्वेशन का क्लेम जो है वो SC ST OBC के लोग जो है वो सिर्फ जो गवर्नमेंट जॉब जो है उनमें क्लेम कर सकते हैं, प्राइवेट में नहीं कर सकते क्योंकि वहां कोई प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से हमने खोया ही खोया है पिछले 10 साल से, जब से जो है ये मोदी सरकार चल रही है, मनोवादी सरकार चल रही है, तो उसमें खोया ही खोया, पाया कुछ नहीं है। तो अब जो है इसमें कुछ साथियों ने मेरे कहा है कि इसको भाई जो है अब जो ब्रेक जो थोड़ी सी लगी है इसमें कहूँ तो कुछ सहमी मैं कह सकता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं तो जिन्होंने जो है अब वो मेजॉरिटी में नहीं आए हैं, गठबंधन बना है, तो इसमें इंडिया गठबंधन बना है, तो ये है अपोजिशन भी स्ट्रांग हुई है। और लेकिन जो है हमारा जो काम था, जो मान्यवर कांशीराम साहब ने एक पॉलिटिकल सेंट मैं कह सकता हूँ उसको, तो उस फकीर ने जो एक आंदोलन बनाया इस देश में, बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, बहुत से कुर्बानियां दी, तो मान्यवर कांशीराम साहब ने तो भारी नहीं था कि मेरी कोई फैमिली नहीं होगी, कोई प्रॉपर्टी होगी, 3 फुट की जगह वो भी मेरे नाम पर नहीं होगी। उस फकीर की मूवमेंट को, आंदोलन को मैं ये समझता हूँ कि हम सब जो हमने उसको बर्बाद किया है और वो हमें माफ नहीं करेंगे। तो लिहाजा आने वाली पीढ़ी जो है उसका भविष्य खतरे में है। अगर हमने इसको वक्त के ऊपर को है, समय के ऊपर जो है कोई स्ट्रैटेजी तैयार नहीं की, उस आंदोलन को बचाने के लिए प्रयास नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ी जो है उसका भविष्य खतरे में है। और वो ये कहेगी, ये बात मेरी नोट करें, वो कहेगी कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो तो लायक थे, लेकिन हमारे बुजुर्ग नालायक थे तो उस मिशन को आगे नहीं बढ़ा सके। इसलिए अगर हमने नालायकी का टीका अपने माथे से अगर उठाना है तो हमें इसके लिए प्रयास करना होगा। इसके लिए जो है हमें रणनीति तय करनी होगी कि कैसे हम आंदोलन को बचा सकते हैं और इस देश में फिर से जो है अम्बेडकरवादी मूवमेंट को इस देश में जो है फिर से जो है हमारे महापुरुषों का अधूरा मिशन जो है उसको पाया तकमील पर डाल के लिए इस देश की राज सत्ता पर कैसे कब्जा किया सकता है। और डेमोक्रेसी में होता क्या है कि जो माइनॉरिटी ओवर रूल होती है और मेजॉरिटी रूल करती है, लेकिन इस देश में उल्टा हो रहा है, माइनॉरिटी रूल कर रही है और मेजॉरिटी ओवर रूल हो रही है। तो लिहाजा हम जो 85% का जो राग लाते हैं वो बीच में फंसा हुआ है। तो लिहाजा हमें जो है इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से यह गुजारिश करता हूं कि इस पर गहन विचार करने की जरूरत है कि इस आंदोलन को कैसे बचाया जाए और फिर से जो है इसको रिवाइव और सर्वाइव किया जाए, और रिवाइव और सर्वाइव करके फिर से जो है हम जो है उस आंदोलन को पाया तकमील पर कैसे पहुंचाए, इसके लिए रणनीति तैयार की जानी चाहिए। क्योंकि हमने खोया ही खोया है, कोई पाया नहीं है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें नालायक करार देगी और आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में है, संविधान खतरे में, अभी भी खतरा नहीं टला है। तो इसलिए मैं ये बात को ना करते हुए मैं जज्बात में आ गया थोड़ा, तो मैं माफी चाहता हूँ। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस पर जो है गहन विचार करने की जरूरत है और उसके लिए रणनीति तैयार करने की जरूरत है और इस आंदोलन को बचाने की जरूरत है, और ताकि आने वाली पीढ़ी जो है उसका भविष्य जो है वो खतरे में ना पड़े, वो समझ सके और हम अपने महापुरुषों का जो कर्ज हमारे सर पर है उसको हम चुका सकें। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
नमो बुद्धाय। जय भीम। साध बहुत साध बहुत धन्यवाद लंगेर साहब। तो आप थे तुलसीदास लंगेर जी, जम्मू कश्मीर से, बहुत ही सीनियर साथी हैं। इन्होंने अपने 40 साल जो लाइफ के हैं, जो पार्टी के साथ दिए हैं, और अब जो मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो थोड़ा सा हो गए, सेंटिमेंटल हो गए थे, तो जायज भी बनता है। तो उन्होंने कहा कि हमने खोया ही खोया है। बात तो सही है कि जैसे हमारी बीएसएन थी वो खत्म हो गई, जैसे रेलवे था, रेलवे में हमारी 15 लाख पोस्टें थी, अब वो रहकर 10 लाख पर आ गई हैं। 5 लाख पोस्टें वहां से कम हो गई हैं। जितने हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर कॉर्पोरेशन थी, जितनी भी कॉर्पोरेशन थी, बैंक थे, सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। तो क्या का ये सीधा सीधा जो इफेक्ट है, क्योंकि वो उन्होंने पीछे से बार किया है और दिखाई दिया है कि हमारी रिजर्वेशन को खत्म किया है। तो ये बात तो सामने से आपको दिखाई दे रही है कि रिजर्वेशन जो हमारी है, हम जो आज जो बातें कर रहे हैं, हम रिजर्वेशन के थ्रू ही हम जहां तक पहुंचे हैं। लेकिन हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य वो है डार्क है, वो अंधेरे में है। तो उनको रिजर्वेशन तो खत्म हो गई है, समझो एक नौकरी में नहीं मिलेंगी नहीं। बात उनकी जायज है कि हमने खोया ही खोया है। तो अब हमारे जो वक्तागण है, वो मान्यवर विजय बोध जी, प्रभारी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो वो अपना माइक कंट्रोल करें और संक्षेप में अपनी बात रखें और समय को ध्यान रखें। जय भीम। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। संचालक महोदय, मैं समय का ध्यान रखते हुए ही बात करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, पूरे देश से जुड़े हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारीगण, आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज का विषय है सन 2024 के चुनाव में बहुजनों ने क्या पाया और मान्यवर साहब ने 60 साल पहले शुरुआत करी थी। वह कारवा अब आज के समय में, आज के डेट में उसी स्थान पर आकर खड़ा हो गया। तो हम पाए कुछ नहीं, सब कुछ खोए। कई लोग जिंदगियां अपनी लगा दिए। बाबा साहब कहते थे संविधान कितना भी अच्छा हो, चलाने वाले लोग अच्छे होने चाहिए। ठीक उसी प्रकार मान्यवर साहब काशीराम ने अपने शरीर का एक एक पसीना, खून का कतरा लगा करके इस मूवमेंट को यहाँ तक पहुंचाया। लेकिन उनके जाने के बाद हमारे चलाने वालों ने सही ढंग से चला नहीं पाया। अभी एक वक्ता बड़ा अच्छा कह रहा था कि जो जाते हैं वहां पर मिलने के लिए नहीं मिलता। बात सही है। जो लोग अपना खून पसीना बहाए हैं, वो अगर कभी लखनऊ जाते हैं या दिल्ली जाते हैं तो सही में उनको मिलने का, मुलाकात करने का मौका नहीं मिलता, जबकि चाहिए, मिलना चाहिए। आज जो हम इस जगह पे खड़े हैं, अब नहीं लगता कि फिर से कोई काशीराम बनकर आएगा, परंतु काशीराम साहब ने हमें संतों, गुरु और महापुरुषों की विचारधारा को पहुंचा दिया और हमको समझा दिया। हम इन संतों, गुरु और महापुरुषों की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना है। विचारधाराएं कभी नहीं मरती। व्यक्ति मरता है लेकिन उसकी जो विचारधारा है वो कभी नहीं मरती। हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की जो विचारधारा है, मान्यवर साहब काशीराम कहते थे, जिनकी सामाजिक और धार्मिक जड़ें मजबूत हो उनकी राजनीति मजबूत होती है। हमारी सामाजिक और धार्मिक जड़ें मजबूत नहीं है, इसलिए हमारी राजनीति खत्म हो गई। अब चूंकि काशीराम के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि धर्म प्रकाश भारती साहब कुछ कर रहे हैं, उन्हीं के आधार पर हमें चलना है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को आखिरी छोर तक पहुंचाना है। यही हमारी धार्मिक और राजनीतिक धार्मिक और सामाजिक जड़ें हैं। इस संगठन में मान्यवर साहब काशीराम की खुशबू आ रही है। क्योंकि मैं, संचालक महोदय ने पहले ही कह दिया था कि ज्यादा नहीं बोलना है, समय का ध्यान रखना है। बस इतना कहूंगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक अच्छा, हमें चलाने वाला मुखिया बहुत अच्छा मिला है। हम उनके आदेशों के पालन को करते हुए उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को उस बुलंदियों तक पहुंचाना है। मैं यहीं पर
अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। शांत। आप थे विजय बोध जी, प्रभारी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो इन्होंने कहा कि जो मिशन है वो कमजोर हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता है। बात तो बिल्कुल सही कही, मिशन चलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब जो हमारे अगले वक्तागण हैं वो मान्यवर खेमचंद सोलंकी जी हैं, प्रभारी महाराष्ट्र, गुजरात, दादर हवेली, दमन दीव। अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। हेलो, जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो, हाँ जी बोलिए सर। आवाज आ रही है? जी सर। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, संस्थापक मान्य धर्म प्रकाश भारती साहब, संचालन कर रहे इंजीनियर रमेशचंद्र साहब जी, और जूम मीटिंग में जुमे उपासक उपासिकाओं सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे राजकारण का अनुभव नहीं है, राजकारण और लोकसभा है, इसमें फिर भी मैं अपन जो है थोड़ा लोकसभा चुनाव 2024 की समीक्षा, बहुजनों को क्या खोया क्या पाया, देश में जो क्या पाया है। मैं देश में जो तानाशाही का थोड़ा जो अंत की शुरुआत तो हो चुकी है, आरक्षण हटा देंगे, संविधान बदल देंगे, मनुस्मृति ला देंगे, संविधान लागू करेंगे और मनुस्मृति लागू करेंगे, वही जो नारा पूरे भारत देश में लगा रहा था, उसका जो रिएक्शन आया है पूरे भारत देश में, उसका ये 2024 का इलेक्शन में थोड़ा दिखाई देता है कि बहुजन समाज जागरूक हो चुकी है। संविधान में 660 संशोधन की ताकत, यह लोगों ने जो 543 सदस्य की लोकसभा में संविधान संशोधन 363 सदस्य चाहिए, आवश्यकता वो लोग 292 में ही पूरा एनडीए सिमट गई है। तो 240 में भी जो उसके पास जो सत्ता थी, उसके पास जो अपने लोग जो चला रहे हैं वो आईएएस ऑफिसर सब प्रशासन उसके पास था, इसीलिए भी ये 240 सीटें आई है। हमारे बहुजन लोगों ने एक वोट से नहीं, लेकिन अपने पास जो प्रशासन है, अपने पास जो सत्ता है, इसी वजह से वो 292 सीटों का वो कर रहे हैं। 224 के चुनाव के बहुजनों को एक संदेश, यह सरकार आप लोग भी बना सकते हैं, बहुजन भी आप सरकार बना सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। लोकतंत्र पर हमला, सत्ता पर रोक लगे, मनमानी नहीं कर सकते। इसकी आबादी को आधे से कम लोगों को उनके पास है। क्या देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की आबादी 85% है, इतना होते हुए भी जनों को सरकार चुनने का अवसर रोक दिया। एकजुट हो तो बहुजनों की सरकार बना सकते। काशीराम सबके शब्दों में कहिए तो कि जिसकी जितनी संख्या भारी इतनी उसकी भागीदारी, वही जो बहुजन समाज अब जागरूक तो हो गए हैं, और हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे संस्थापक जो कर रहे हैं, इसमें बहुजन और ज्यादा जाग जाएंगे तो भविष्य में हमारी बहुजनों की सरकार बन सकती है। और ये इस 2024 के चुनाव में हमारे ऐसे थोड़े सदस्य तो जा गए हैं संसद में, 20-25 लोग के जी जाके जय भीम नमो बुद्धाय बोलेंगे और अपना संविधान को बचाने की बात करेंगे। बस इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय संविधान, जय भारत, जय मोदी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी जी। तो आपने अपनी बात रखी है बड़े ही स्पष्ट लफ्जों में, तो धन्यवाद। अब जो हमारे अगले वक्तागण हैं वो है मान्यवर शेषराव गांगले जी, प्रभारी महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा हवेली, दमन दीव। अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। हेलो जी हेलो सर। जी सर बोलिए।
हजारे सर हाँ जी। सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस वेबिनार के अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माननीय धर्म प्रकाश भारती जी तथा संचालन कर रहे हमारे मित्र इंजीनियर रमेश शंकर गुप्ता जी, देश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथी, सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आज का विषय जो है 2024 में बहुजनों ने क्या खोया और क्या पाया। अभी तक हमारे सारे साथियों ने जिनको जैसा जैसा महसूस हुआ वैसा वैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है। सही मायने पर हम अगर इस पर एक लाइन पर विचार करते हैं क्या खोया और क्या पाया, तो हम जब से मान्यवर काशीराम साहब को हम जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, उसके पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यही बातों को दोहराया है। उसके पहले जिन महापुरुषों का जिक्र किया जाता था, जिन महापुरुषों के भरोसे पर उन्होंने जो खोया है, जिन महापुरुषों का आज हम नाम ले रहे हैं, उन महापुरुषों ने जो खोया था उसी को आगे ले जाते हुए, उनके स्ट्रगल को, उनके विचारों को आगे ले जाते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस कारवां को आगे ले जाने की पूरी कोशिश की, बहुजनों को न्याय देने की कोशिश की। तब भी बहुजन समाज के लोगों ने खोया ही था, कभी भी उन्होंने पाया नहीं। तब भी खोया था, बाबा साहब के समय में भी खोया है। उन्होंने उनको जागरूक करने का काम किया ताकि वो कम से कम खोने का काम कर सके और ज्यादा से ज्यादा पाने का काम कर सके। इसलिए उन्होंने उनको जागरूक किया। तभी के लोग वो स्वाभिमानी थे, स्वाभिमानशीलता और नैतिकता के आधार पर, जबकि उनके घर में खाने के लाले पड़े थे, एक समय का रोटी उनको मिलने की बड़ी आशा थी, तब भी उन्होंने अपना स्वाभिमान नहीं खोया। जागरूक होते 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 समय बीतता गया। फिर मान्यवर साहब का दौर आया। उन्होंने बाबा साहब की एक ही किताब पढ़ी। उस किताबों के जरिए उनमें ऐसा बदलाव आया कि उन्होंने बहुजनों के उद्धार के लिए अपना काम करना शुरू कर दिया और अपने जिंदगी को निछावर कर दिया। उनके इस त्याग और परिश्रम को देखते हुए देश के कोने कोने से लोग बोलो जय भीम करने लगे, बोलो जय भीम, करने लगे। जय भीम, बोलो जय भीम। तो हम कह रहे अनुकरण हैं करते समय लोगों को यह महसूस हुआ, ऐसा लगा कि हमने भी मान्यवर साहब ने जैसा जिंदगी में बहुजन समाज को आगे ले जाने के लिए अपना स्ट्रगल किया, अपने आप को ढलाया, अपने आप उसी तरीके का तैयार किया, तो हमने भी ऐसे ही करना चाहिए। तो वहाँ महाराष्ट्र के लोगों ने काफी स्ट्रगल किया। वो स्ट्रगल तो मैंने अपने आंखों से देखा है। वो वहाँ के लोगों ने जो खोया, उसके बाद सारे देश के लोगों ने भी खोया, लेकिन जहां तक चिंगारी बढ़ती है वो महाराष्ट्र से बढ़ती है। और वो चिंगारी को बुझाने का काम इसी महाराष्ट्र से शुरू हुआ। तो ये कहानी आपको छोटी सी बताता हूँ। उस समय की कहानी है, छोटी सी, एक ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहाँ खापरिया महार करके एक नाम चलता है। उसकी कहानी खापरिया महार, आप पूछोगे कि ये कौन है,
उनकी एक छोटी सी कहानी है कि यहाँ मराठों की उस समय के मराठों की एक बड़ी मीटिंग चल रही थी और मीटिंग में उस मराठों का ठाकुरों का एक समझ लीजिए आपकी भाषा में उधर की भाषा में हिंदी भाषी प्रदेशों में जो ठाकुर हुआ करते यहाँ मराठा हुआ करते उनका एक लड़का उनका छोटा लड़का वो मीटिंग में बैठा था तो वो संडास कर दिया तो उस मराठे ने जो वो खापरा नाम का महार जो है उस जिसके घर में काम करता था उसने उसको ताबड़तोड़ बुलाया, ए खापरिया इधर आ। वो बड़े शान से उसके पास गया, जी मालिक। उसने बताया, देख जरा क्या हुआ है। उसने वो संडास उठाई और सब कुछ साफ करके वो निकल गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो अपने गांव में जहां वो रहता था, जिस समाज में रहता था, उसमें बड़े शान से बताता कि देखो मुझे मालिक ने बुलाया था, मेरा नाम लेके बुलाया था, बड़ा खुश हुआ कर। तो ये कहानी ऐसी रही कि बड़े खुश। तो इसके यहाँ कहा जाता है कि खापरा महार के जो बंदे थे, नुमाइंदे थे, बड़े खुशी से नाच रहे थे। आज बड़े खुशी से गीत गा रहे हैं, बड़े धूम धड़ाके से नाच रहे हैं। इसी तरह पूरे देश भर में खापरा महार के लोग बड़े खुशी से नाच रहे कि हम जीत गए, मालिक जीत गया, ऐसा करते हुए नाच रहे। लेकिन उन्होंने जो खोया है वो उनके नजर में नहीं आ रहा कि हमने क्या खोया। तब से खोते आ रहे हैं तो आज भी खो रहे हैं। जबकि उस समय के लोग स्वाभिमानी रहने के बाद में भी अपने आप को तैयार कर रहे थे। आज हमारे लोगों को बाबा साहब के आशीर्वाद से सब कुछ मिला है, बहुजन समाज के लोगों को पर्टिकुलरली, लेकिन फिर भी वो बदलने का काम नहीं कर रहे। वैसे ही खापरा महार के जैसे उनके लोगों के जैसे नाच रहे, झूम रहे हैं, डीजे पे नाच रहे हैं, लेकिन इसको परिवर्तन करने का काम अभी तक नहीं कर रहे। जिन जिन लोगों ने इन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ खोया है, आज उनकी हालत क्या है। उनके घर में उनकी बीवी किराए के मकान में रहती है। किन लोग तो पागल हो गए। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके 40 साल जिंदगी के चले गए, वो अपने जिंदगी को बड़ा नहीं कर पाए। ऐसे हजारों लाखों उदाहरण मैं आपके सामने दे सकता हूँ जिन्होंने खोया ही खोया है, पाया कुछ नहीं है। हम लोग बाबा साहब के आशीर्वाद से मिशन में चलते चलते अपने पेट को पालते पालते यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे कि अपनी नौकरियां भी छोड़ दी, जिनको अच्छी नौकरियां थी वो भी छोड़ दी मान्यवर कांशीराम साहब को देखते हुए, लेकिन मिशन के लिए वो आगे बढ़े हैं। लेकिन आज क्या हुआ है, आज ऐसी परिस्थिति आई है कि ये खापरा महार के लोग नाचते गाजते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिन मिशन को चलाने के लिए, जिन इस कारवां को चलाने के लिए जो लोग आगे आते थे, उन लोगों को आगे आने नहीं दिया जा रहा है, उनको घर बिठाया जा रहा है, उनको पार्टी से निकाला जा रहा है। तो मिशन चलाएगा कौन? फिर से कांशीराम जी आने वाले नहीं है। लेकिन कांशीराम जैसे लोग यहाँ जो तैयार हुए थे, उन्होंने जो तैयार किए थे, उन लोगों को एक एक करके घर का रास्ता बताया गया, इसलिए मिशन अधूरी रह गई है। वही वो मनवादी लोग चाहते थे कि मान्यवर कांशीराम साहब के लोग जगह जगह जिले जिले में नजर नहीं आनी चाहिए। कल ही हमारे धम्मप्रकाश भारती जी ने एक कहानी बताई थी इस बात की। एक छोटी सी उन्होंने बात कही थी कि भाई उन्हीं मनवादी लोगों के सामने एक बात निकली थी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तो एक ही कांशीराम है, हमारे इस देश के अंदर हर जिले में कांशीराम। इसका मतलब ये हुआ कि उनके सिपा सालार, उनके जो लोग हैं, जो तैयार किए हुए लोग हैं मनवादी विचारधारा से, वो जगह जगह तैयार होकर खड़े बैठे हैं और वो लोग माननीय कांशीराम साहब के कारवा को समझ रहे हैं और अपने कारवा को कर रहे हैं। वो जो मनवादी विचारधारा का जो कारवा है वो कांशीराम साहब के कारवा के ऊपर कैसे हावी हो जाए, इस तरह से वो लोग पन्ना अध्यक्ष तक पहुंच गए।
और हमारे लोग इसी आशा उम्मीद के साथ ऐसे कि हो जाएगा, कर लेंगे। कितने धम प्रकाश भारती सामने आ जाएंगे, कितने शेषराव सामने आ जाएंगे, कितने इंजीनियर किशोर बाबू सामने आ जाएंगे। मुझे बताइए, देश के अंदर जिन जिन लोगों ने करने की कोशिश की उनको दबाने का ही काम इस देश के अंदर हुआ है। और आज थोड़ी बहुत राहत मिली है, बड़े खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा तौर पे करना, दबाव डाल के जिन बहुजन समाज का अहित करना चाहते थे, उन्होंने शुरुआत की 10 साल के अंदर, क्या तब से शुरुआत है। ऐसे बड़े खुश नहीं होना चाहिए कि भाई जो कांग्रेस थी बड़े अपने पर हावी थी, लेकिन कांशीराम साहब ने कहा था कि 25 पैसे के भी इस कांग्रेस के सदस्य नहीं बनना है। इस कांग्रेस को खत्म करने के लिए कांशीराम साहब ने अपनी जिंदगी लगाई थी, वो जीरो पे आ गई। थोड़ा सा बचा हुआ काम था, वो ये मनोवादी विचारधारा के लोगों ने किया था, लेकिन आज उसी का सहारा लेते हुए, उन्हीं का सहारा लेते क्या कहा गया कि संविधान खतरे में, लोकशाही खतरे में है। ये मुद्दा हमारे पढ़े लिखे लोगों ने दिया है, जो खा पी के सुखी है, बड़े बड़े पद पर विराजमान थे, जब रिटायर हो गए तो उन्होंने कहा कि हमें कोई एक आधा पद मिल जाएगा, कोई अध्यक्ष हो जाएगा कहीं, जैसे पिछले बैक डोर से जो एंट्री हो जाती है, इस तरीके से एंट्री मिल जाएगी। आज भी उनकी लालसा गई नहीं है, इन्हीं लोगों ने मुद्दा दिया, और आज उन्हीं मुद्दों के दौर पर जो समाज के लोग हैं, जो अनपढ़ गवार है या थोड़ा बाबा साहब को समझ रहे, जान रहे, महापुरुषों को थोड़ा समझ रहे, जान रहे, उन लोगों को ये महसूस हुआ कि सही में संविधान खतरे में है, सही में संविधान खतरे में, सही में लोकशाही खतरे में। ये मुद्दा बनाया गया मुद्दा है, और इस मुद्दों को आगे ले जाने के बाद जो कांग्रेस 0 पे गई थी वो 99 पर जाकर पहुंच गई है। बाकी बहुजन समाज के लोग, अपन जिसको बहुजन कहते हैं, सभी का एक ही मकसद है, एक ही मुद्दा है कि जो बाबा साहब अम्बेडकरवादी विचारधारा की पार्टियां है, जो विचारधारा के लोग हैं, जो मूवमेंट है, उसको कैसे खत्म किया जाए ताकि ये नाम और निशानी ना रहे। इंदिरा गांधी के जमाने में एक बात कही गई थी कि मैंने तो, माननीय साहब, मैंने तो ये नीला झंडा जमीन में गाड़ दिया है कि कौन ऐसा शख्स है जो नीले झंडे को बाहर निकाला है। वो थे माननीय कांशीराम साहब। तो ये समय उस समय से चल रहा है, आज नहीं चल रहा है। लेकिन आज हमें बहुजन समाज ने जो खोया है, बहुजन समाज के लोगों ने जो खोया है, जो उनको पाने को मिलता ही नहीं है, जो थोड़ा बहुत जो मिला है उसमें बड़े खुश है ये लोग। बड़ा मैं इंजीनियर हूँ, बड़ा मैं डॉक्टर हूँ, बड़ा मैं IAS हूँ, IPS हूँ। इसका कोई भी काम समाज के लिए होता नहीं है। वो थोड़ा पैसा देके लोगों का मुंह बंद कर देता समाज के, कि देखो भाई मैंने कितना दान दिया है, देखो भाई मैंने क्या किया है, बस इतना ही करता है वो। सामाजिक परिवर्तन के लिए, आर्थिक परिवर्तन के लिए, राजकीय परिवर्तन के लिए उसका कोई हक नहीं, कुछ नहीं करता है वो। ये मैं दावे से कहता हूँ आप लोगों को। इसलिए इन लोगों को परिवर्तित होने की जरूरत है, इन लोगों को परिवर्तन करने की जरूरत है। इनके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बड़े मेहनत मशक्कत से उनके साथ तक पहुंच रही है, उनके पास पहुंच रही है, उनको समझा रही है कि आप बदल जाओ। जो मुट्ठी भर लोग है हमारे इसमें से जो उसका हक पाया है, उन मुट्ठी भर लोगों को समझा रहे हैं। जब मान्यवर साहब ने समझाया था कि भाई इन मुट्ठी भर लोगों के साथ में मिलकर उन्होंने बड़ा परिवर्तन किया था। आज वो मुट्ठी भर लोग जिनका हक अधिकार मिलके तो बड़े संपन्न हो गए, वही लोग आज कुछ नहीं कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। तो उनको फिर से इस विचारधारा में सक्रिय करना पड़ेगा। जो सक्रिय थे उनको घर बिठाया गया। वामसेप नाम की संगठन थी, वो आज की डेट में कुछ नहीं कर रही है, तो परिवर्तन होगा कैसे? लोग संडे सैटरडे घर में नहीं रहते थे, संडे सैटरडे 5-5 लोगों की टीम बना के गांव में जाते थे, वो परिवर्तन होता था। तो आज इतनी बड़ी संख्या में परिवर्तन हुआ था, लेकिन आज कहाँ हुआ है? आज जो 0 पे आके बढ़ गया। जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, धार्मिक परिवर्तन तो हो रहा है, राजकीय परिवर्तन होगा ही नहीं जब तक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे। या हमें ऐसा शख्स चाहिए जिसको अंदर नैतिकता हो, शीलता हो, स्वाभिमान हो, विचार हो, शील हो। ये सारे बातों में जैसे अभिप्रेत मान्यवर कांशीराम थे,
ऐसे लोगों की टीम पूरे देश भर में तैयार होनी चाहिए, तैयार होने लगेगी, तब जाके ये हमें बहुजन समाज ने क्या खोया है और क्या पाया है, पाने के लिए शुरुआत हो जाएगी। जो कुछ थोड़ा पाया था बाबा साहब के आशीर्वाद से या कांशीराम जी के दबाव से, वो भी आज खो चुके हैं। आज आने वाले पीढ़ी को कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। दोष किसके ऊपर पढ़ा जाएगा? जो सक्रिय है, हम लोग जैसे पूरे देश भर में हमारे जैसे लोग जो सक्रिय है, उनके ऊपर दोष मढ़ा जाएगा कि ये कुछ करते नहीं। जो नहीं करते वो घर में बैठे, जिनको करना चाहिए तो वो घर में बैठे हुए, वो साथ नहीं दे रहे हैं, न तन से, न मन से, न धन से। जो कुछ दे रहे हैं उन्हीं के भरोसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आगे ले जाने का कारवा को आगे ले जाने का काम बड़े पैमाने पर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं सभी लोगों को आगाह करता हूं या उनको रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इन सभी लोगों को, जिन जिन राज्यों में किस किस्म के लोग हैं, उन लोगों को घर के बाहर निकालना चाहिए, एहसास करवाना चाहिए कि भाई आप लोग कारवा को आगे ले जाने के लिए बाहर आइए। मरना तो घर में भी है, वो मरने वाली है, कोई यहाँ जिंदा रहने वाला नहीं है। जो आया है उसको एक दिन जाना है, ये समझ के ही आगे चलना चाहिए, ये उसको एहसास करवाना चाहिए। जब ही ये महापुरुषों का आंदोलन, महापुरुषों का कारवा आगे जाएगा और फिर बहुजन समाज को खोने का मौका बहुत कम मिलेगा, वो पाते नजर आएंगे। और इस देश के अंदर बहुजन समाज की जो मान्यवर साहब कहते थे कि इस देश में बहुजनों का शासन होना चाहिए, वो शासन आएगा तो हमारे दुख दर्द भी दूर होंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूं, ऐसा मैं सोचता हूं। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हो सकता है कि मैं ज्यादा बोल गया हो तो माफी चाहता हूं। फिर भी मेरे दिल में जो तमन्ना थी, मेरे दिल में जो उबाल था, वो मैं आपके सामने रख दिया है। तो इसके ऊपर हमारे अध्यक्ष महोदय सब कुछ बताएंगे। तो मैं अपने वाणी को इसी यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत धन्यवाद शेषराव काकड़े जी। तो आपने अपनी बात रखी है। मैं छोटी सी बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि जब मान्यवर कांशीराम जी थे तो वो जहाँ खड़े होते थे तो वहां एक जन सैलाब खड़ा हो जाता था। अभी इलेक्शन के दिनों में यूपी में एक आदमी सोया हुआ था तो उसके मुंह पर पेशाब किया गया है, लेकिन मीडिया वाले ने बताया, किसी पार्टी वर्कर ने बताया, किसी ने नहीं बताया। साहब के समय में इस तरह की घटनाएं बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि उनका इतना डर था कि लोग उनके वो दिल्ली में बैठे होते थे, लोग महाराष्ट्र में डरते थे उनसे। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई डराने वाला भी होना चाहिए ना, वो डराने वाला पहले पैदा हो तो फिर उसके बाद काम चलता है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं हमारे जो बहुत ही काबिल साथी मान्यवर बाबूजी राजा राम आनंद जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। बहुत बहुत साधुवाद संचालक जी। मैं अपनी बात रखने से पहले अपने सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को नमन करता हूं। आज की इस महत्वपूर्ण ऑनलाइन मीटिंग में हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के इस प्रोग्राम के सदारत कर रहे माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, और इस वर्चुअल मीट में जुड़े हुए सभी सम्मानित वक्तागण और देश भर से जुड़े हुए बुद्ध साथियों। हालांकि हम लोग 1.5 घंटे से बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं और वो विषय भी बहुत सामयिक है कि अभी अभी जो 4 जून को 18वीं लोकसभा के जो रिजल्ट आए हैं, उस 2024 लोकसभा चुनाव में
हमारे सामने क्या मुद्दे थे और उनको से एड्रेस किया, कहाँ तक सॉल्व किया, उसमें क्या मिला, क्या नहीं मिल पाया। तो ये बहुत ही हमारे जीवन से जुड़ा हुआ और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ चिंतन का विषय था। मैं धन्यवाद देता हूँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी जिम्मेदार भाइयों को, जिन्होंने एक विस्तृत चर्चा के लिए देश भर के लोगों को आज एकत्रित किया है और ये बातें रखने का अवसर प्रदान किया है। जहां तक हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उस संविधान के अंदर जो बातें हैं और उस संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था है लोकतंत्र की, वह दुनिया में मदर ऑफ द डेमोक्रेसी कही जाती है। लेकिन अभी 74 साल के इस अरसे के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 18वीं लोकसभा से पहले 17वीं लोकसभा तक जो माहौल रहा, जो स्थितियां परिस्थितियां देशवासियों के सामने रही, वो बहुत ही विचलित करने वाली रही। हालांकि हमारे पूर्वजों की ताकत से, हमारे पूर्वजों के संघर्ष से इन 74 सालों में यहाँ के जो वंचित शोषित समाज के लोग हैं उनको ऐसा नहीं है कि कुछ मिला नहीं, बहुत कुछ मिला। लेकिन मैं अभी अपने अन्य साथी वक्ताओं की बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि ये चर्चा थोड़ी डाइवर्ट हुई, क्योंकि हमने शायद राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्लेटफार्म से जो सांस्कृतिक और सामाजिक काम करने का दायित्व लिया है उसकी कम फिक्र इजहार की है और राजनीतिक फिक्र हमको ज्यादा है। तो मैं उसमें तो नहीं जाना चाहता, क्योंकि सबके अपने अपने विचार होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं वो अपना उसको कंक्लूड करेंगे, तो वो जरूर इस मामले में हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे हमेशा की तरह से। मैं बस ये बात कहते हुए कि इस बार जो मुद्दे थे 18वीं लोकसभा चुनाव में, वो बहुत ही विचलित करने वाले थे पूरे देशवासियों के लिए। उसमें शोषित वंचित समाज के लोग ही नहीं बल्कि दूसरे गरीब समुदाय की जातियां भी थी, जो बेरोजगारी से, भयंकर बेरोजगारी से, कमर तोड़ महंगाई से, अन्याय से, अत्याचार से, सामाजिक न्याय से, महिलाओं की सुरक्षा के जैसे तमाम ज्वलंत मामलों के साथ साथ देश के लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का और संविधान के अंदर जो यहाँ के हकवंचित समाज के लिए जो मूलभूत अधिकार दिए हुए हैं, आरक्षण जैसे, उनको बचाने का सवाल बहुत ही मुबारक सबके सामने था चुनाव से पहले। हालांकि इसके विरोध में आवाज उठाने के लिए और भी बहुत सारे लोगों का दायित्व था, जो माने जाते हैं कि उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि वो इसी काम के लिए अपना समय, अपना दिमाग और अपना हुनर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो अधिकांश लोग नजर आए, मैं उन दलों का या उन नेताओं का नाम लेना उचित नहीं समझता। हाँ, जब 28 मई 2023 को नए संसद भवन में जो कार्यक्रम हुआ और वहां जो दृश्य सब देशवासियों ने देखे, जो वहां संविधान की जगह पर दक्षिण के चोल राज्य का सिंबल था और 15 अगस्त 2023 को
प्रधानमंत्री की आर्थिक चेयरमैन विवेक ओबराय ने जो आर्टिकल लिख करके इस संविधान को नाकारा बताने का काम किया, ऑब्सोलीट पुराना बताने के साथ अपमानित करने की कुचेष्टा की, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने देशव्यापी संगठन जिसका मैं भी एक छोटा सा कार्य करता हूँ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को वो इसके तत्काल विचलित हुई, उसके जिम्मेदार लोग विचलित हुए और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए सबसे पहले, जैसे आज की तरह हम ऑनलाइन वर्चुअल मीट में विरोध चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए, ऐसी लगातार मीटिंगें हुई और उसके बाद फिर पूरे देश भर में इसका विरोध करने के लिए पोस्टर छपे, पर्चे छपे, अनेक भाषाओं में छपे, दीवारों पर लेखन कराया गया, प्रदेशों के मुख्य शहरों में प्रेस वार्ताएं आयोजित की गई और बहुत सारा देश भर में जो विरोध का काम था वो किया गया और अंततः 26 नवंबर 2023 को जो दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से नहीं तो मैं समझता हूँ अधिकांश राज्यों के प्रतिनिधि वहां उपस्थित थे, वो सब काम हुआ। तो मुझे यहाँ सन 2000 में माननीय काशीराम जी का वह समय याद आता है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उन्होंने संविधान की समीक्षा मात्र के लिए एक आयोग के गठन की एक उपक्रम शुरू किया। तो चूंकि उस वक्त हमारे रहबर माननीय काशीराम जी जिंदा थे, स्वस्थ थे और पूरी तरह से सजग थे, तो उन्होंने उस वक्त उसका मुखरता से विरोध किया था। अपने जो उनके सांसद थे उनसे कहा कि आप संसद के अंदर रोकने का काम करो और संसद से बाहर मैं स्वयं काशीराम जी अपनी जिम्मेदारी ली और जीप से साइकिलों से जगह जगह पूरे देश भर में सभा सम्मेलन किए, सेमिनार की, साइकिल यात्राएं की और संसदों के माध्यम से वाजपेयी सरकार को घुटनों पर लेकर खड़ा किया था। तो ये कोई मामूली मुद्दा नहीं था। इस बार के 18वीं लोकसभा के चुनाव में हमारे कुछ साथियों ने इस पर ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई है, ये उनके अपने निजी विचार हैं, लेकिन मैं अपना विचार रखते हुए कहना चाहूंगा कि जब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने पूरे देश भर में जन जागरण किया संविधान और लोकतंत्र को बचाने का, तो हमारे दूसरे सामाजिक स्तर के जो संगठन थे उन्होंने भी अपने स्तर से, किसी ने संविधान रथ बनाया, संविधान की कॉपियां प्रतियां जगह जगह विचलित की और एक माहौल बंदी इसके लिए थी। लेकिन हमारे सामने जो साहू अम्बेडकर और काशीराम की विरासत के तथाकथित राजनीतिक थे उनको नदारत ही दिखाई दी। अब मैं ज्यादा विस्तार में न जाते हुए सिर्फ ये वर्तमान में जो हुआ है, 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई और ये 4 जून 2024 को अभी इसका परिणाम भी हमारे सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जब ये नारा लगाया कि हम 400 पार चाहते हैं, 370 बीजेपी को चाहिए, तो इस चीज को हमारे जो समाज के जागरूक लोग थे, जो सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य करते हैं, जो गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का काम करते हैं, उन्होंने इस षड्यंत्र को अच्छी तरह से भाजपा के अनंत हेगड़े, ज्योति नेता लल्लू सिंह जो फैजाबाद से चुनाव लड़ रहा था और अरुण गोविल जो मेरठ से चुनाव लड़ रहा था, उसकी जब बातों को सुना तो जो संविधान और आरक्षण और लोकतंत्र के प्रहरी थे वो सब उठ के खड़े हुए और मोदी, भाजपा और आरएसएस को सत्ता से बेदखल करने की मुहिम में, इसके लिए ये खुशी की बात है कि उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था कि ये चुनाव लल्लू सिंह के बयान के बाद था जो फैजाबाद से लड़ रहा था कि ये चुनाव संविधान बनाम
राम मंदिर के इर्द गिर्द हो रहा है, संविधान बनाम राम। और खुशी की बात है कि जो वहां से फैजाबाद से जो हमारा दलित कैंडिडेट था, उसने उसको धूल चटा दी, जो संविधान को बदलने की बात कर रहा था, लल्लू सिंह। और मोदी और जो जो लोग थे, तो वो लोग भी पूरी तरीके से ले दे करके चुनाव जीत पाए बनारस के अंदर। और ये सारा करिश्मा उत्तर प्रदेश की भूमि के ऊपर हुआ। इस चुनाव के परिणाम के बाद अभी योगेंद्र यादव, जो साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं, राजनीतिक विश्लेषण कहलाते हैं, उन्होंने कहा कि एनडीए के पास नंबर तो है, मोदी की नैतिक और व्यक्तिगत पराजय है, यह पॉपुलर जनादेश नहीं है। अभी आरएसएस के राम माधव का ही आर्टिकल कल छपा है, वो कहता है कि ये मैंडेट विनम्रता के लिए दिया गया जनादेश है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लिखा है कि जनता जो बदलना चाहती थी उसे शांति से कर दिया। यानी ये हमारी जो चाहत थी उसको आज हमारे उन लोगों को भी जो काठी मनुवादी हैं उनको भी हमें यहाँ मिलाने के लिए विवश होना पड़ा है। वो वेंकैया नायडू कहते हैं कि ये जनता का अंदरूनी एहसास था जो 4 जून को निकलकर बाहर आया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो हमारे गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन इस काम को कर रहे थे, उस बात को भले ही फूले साहू अम्बेडकर और काशीराम जी के विरासत दान न समझ पाए हों, लेकिन इसको इस बात के लिए धन्यवाद देना होगा कि चुनाव अभियान का केंद्रीय मुद्दा बनाने में कांग्रेस का राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव और बिहार का तेजस्वी यादव भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके उसने इसे चुनावी अभियान का केंद्रीय मुद्दा बनाया, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। हालांकि ये खतरे का काम था, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जो इस मुहिम से जुड़ा हुआ नहीं होता है तो उसे बहुत खतरा रहता है कि कहीं ये उल्टा न पड़ जाए, लेकिन उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की। और आज हम देख रहे हैं कि ये जो भूमिका है इसमें उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका है। आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी की जो हालत है वो सबको मालूम है। आज बैलेंस ऑफ पावर हुआ है। मोदी आज वैसा मोदी नहीं है जो तानाशाह दिखाई देता था। आज हम और देखते हैं कि वो दूसरों के पैरों में लेटा हुआ दिखाई देता है, वो दूसरों की बैसाखियां पकड़ के खड़ा हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्ली के गले में घंटी बंधने का काम हुआ है। बाकी काम जो शेष रह गया है, क्योंकि मैं राजनीतिक काम नहीं करता हूँ, मैं एक गैर राजनीतिक काम, सांस्कृतिक धार्मिक काम करने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का सदस्य बना हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं, वो आगे की क्या हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे ये उनके ऊपर में छोड़ते हुए बस ये कहना चाहूंगा कि यहाँ जच्चा और बच्चा दोनों खतरे में थे। डॉक्टर ने कहा कि भाई एक को बचा सकते हो, तो काम किया, लोग सुरक्षित है, अगर हमारा संविधान सुरक्षित है तो आगे का काम आगे भी हो सकता है। यही बात रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं रोकना चाहूंगा। सभी के लिए स्वागत करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपने पूरी ही विस्तार में बात रखी है और बहुत ही सुलझी हुई बात रखी है, तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हो चुका है, तो अब जिनको हम सुनना चाहते हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, मैं अब उनको अनुरोध करता हूँ। अब जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं मान्यवर धर्मप्रकाश भारती बोध जी, पूर्व विधायक, संस्थापक राष्ट्र बौद्ध महासभा, प्लीज वेलकम सर। तो आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें, और तो आज का जो वक्तागणों ने बोला उसका भी अनुकरण करें, और अपना माइक प्लीज अनम्यूट करें। धन्यवाद माननीय मनगुत्र साहब।
चूंकि अभी हमारे पास केवल 10 मिनट बचे हैं और 2 घंटे के बाद साथियों का नेट काम खत्म हो जाता है, कई साथियों के मोबाइल में बैटरी भी खत्म हो जाती है, तो ये भी हमको ध्यान रखना होगा। हमारे सभी साथियों ने अपनी बात को रखा। आदरणीय बाबूजी राजा राम आनंद, आदरणीय शेषराव घांगड़े साहब, आदरणीय विजय बौद्ध, आदरणीय तुलसीराम लांगी साहब, आदरणीय राम प्रसाद बौद्ध, आदरणीय शीशपाल बौद्ध, आदरणीय BS सिसोदिया साहब और गुजरात से आदरणीय खेमचंद सोलंकी साहब, इन सबसे मैं अपने आप को जोड़ते हुए, जैसा आज का विषय है, दरअसल ये विषय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का नहीं है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को तो धार्मिक, सांस्कृतिक, सर्मण संस्कृति के विषय पे चर्चा करनी चाहिए, लेकिन हमारा दुख ये है कि जिनको ये चर्चा करनी चाहिए वो ये चर्चा नहीं करते। जब वो ये चर्चा नहीं करते हैं तो फिर ऐसा अधूरा सा लगता है, ऐसा लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल हम लोग जीरो पे ही आउट हो रहे हैं, कोई चर्चा ही नहीं हो पा रही, तो फिर करानी पड़ती है। विषय जैसा है कि 2 लोकसभा चुनाव 2024 की समीक्षा, बहुजनों ने क्या खोया, बहुजनों ने क्या पाया, इसके संदर्भ में मेरा जो अनुरोध है वो अनुरोध ये है कि संगठन शक्ति के रूप में, या हम कह सकते हैं कि राजनीतिक ताकत के रूप में, हमारे साथ इतिहास की 3-4 घटनाओं को हम सामने रख के बात कर सकते हैं। आज से 2500 वर्ष पहले सिद्धार्थ गौतम ने अपना गृह त्याग करके और बुद्ध धर्म की स्थापना करके उन्होंने पुण्य